का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत में ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तमाम बड़े दिग्गज उद्योगपति भी शामिल होंगे। हालांकि कुछ देर के बाद ही पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और अमौसी एयरपोर्ट पर कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं। करीब 80,000 करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए राजधानी लखनऊ में तमाम सारे उद्योगपति हैं जो देश के अलग अलग कोने से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका स्वागत के लिए व्यवस्थाएं की गई। मैं आपको दिखा दे राजधानी लखनऊ व्यवस्थाएं की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये संगीत के साथ उनके स्वागत के लिए जो लोग हैं वो मौजूद है और कलाकार सुबह से यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पूरा एयरपोर्ट परिसर की बात करें, वहाँ कुछ ऐसे ही जो रंगारंग कार्यक्रम है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो संगीत है, संगीत के साथ जो नृत्य है वो पारंपरिक नृत्य है वो देखने को मिल रहा है। तमाम सारे कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हुए, देख सकते हैं सुबह से ही जो नृत्य है वो किया जा रहा है। ये संगीत के साथ जो कलाकार है वो यहाँ पर नृत्य नजर आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग कोने से निवेश के मकसद से जो उत्तर प्रदेश का धन पहुंचेंगे इस आयोजन में, उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं वो की गई है। चेहरे पर खुशी नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उम्मीद है। और जिस तरीके से 80,000 करोड़ परियोजनाओं को धातु उतारने की कोशिश है वो की जा रही है, जिसके साथ खुद मौजूद है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी प्रसाद वो मौजूद है, यानी कि बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ा दिन है। उसको लेकर तैयारियां की गई है। गीत संगीत साथ जो मेहमान आने वाले उनको स्वागत की तैयारियां हैं वो की गई है। अभी तो आज करोड़ों का निवेश होने जा रहा है और लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का आगाज होने जा रहा है। कुछ ही देर का समय और बचा है जब पीएम मोदी अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हालांकि अमौसी एयरपोर्ट पर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और दरअसल ये आपको जानकारी दे दें कि करोड़ों का निवेश होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश को और उत्तम बनाने की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। और इस बात की आपको जानकारी दे दें कि इस सेरेमनी के तहत ये कहा जा रहा है कि 5 लाख पैमाने पर रोजगार की उत्पत्ति होगी और ये बेहद बड़ी खबर है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरके मिश्रा प्रवक्ता है बीजेपी से, जबकि कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। दिनेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अश्विनी जायसवाल अर्थशास्त्री हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अश्विनी जायसवाल जी, पहला सवाल आपसे ही रहेगा क्योंकि आप अर्थशास्त्री है, तो ऐसे में सबसे पहले जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से देखिए ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 और एक लक्ष्य रखा गया है 80,000 करोड़ का। ऐसे में ऐसे कितनी बड़ी उपलब्धि हम उत्तर प्रदेश के लिए देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये 3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और हमने तीसरी बार ये इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। जब भी अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट जब भी आएगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट साथ साथ आएगा। और तमाम बड़ी कंपनीज यहाँ पे आने की बात कर रही हैं, जैसे कि आज जी जैसे आप देख सकते हैं कि अडानी साहब आए हुए हैं, बिरला जी आए हुए हैं, अनंत अंबानी भी आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की एक खासियत ये है कि यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यूथ पॉपुलेशन से क्या हो सकता है कि यूथ पॉपुलेशन से एनर्जी रहेगी और लेबर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा चीप है। लेबर चीप है तो इंसेंटिव रहता है कंपनीज को कि यहाँ पे जाएंगे तो हमारा जो लेबर कॉस्ट है, जो वन ऑफ द मेजर कॉस्ट है, वो सस्ता रहता है। इसलिए कंपनीज भी लुक फॉरवर्ड कर रही हैं कि हम यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकें और उत्तर प्रदेश में हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से कर सके कि ताकि वहां से हम अपने लोगों को और इस उत्तर प्रदेश को डेवलप कर सके। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए दिनेश पाठक जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि देखिए जो एक लक्ष्य रखा गया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ऐसे में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के एक पहल की शुरुआत तो कर दी गई, इसे पहला कदम हम कह सकते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई थी वो सच साबित हो जाएगी? मुझे लगता है कि ये जो भी प्रोग्राम चल रहा है आज होने वाला है
ये अगर जमीन पर उतरता है, जो कुछ भी कागज में लिखा है, अगर जमीन पर उतरता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जरूरी ये है कि ये उतर रहा है नहीं उतर रहा है। कार्यक्रम निश्चित तौर पर खूबसूरत है, बहुत ही चार चांद लगाने वाला है। अगर ये जमीन पर उतर रहा, हमें यही रिव्यू करना होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड सेरेमनी जो हुई थी उसमें से जमीन पे कितनी चीजें आई हैं। अगर वो आ गई हैं तो तीसरी भी कामयाबी की शुभकामनाएं हम सबको देनी चाहिए, और मैं भी देना चाहूंगा। लेकिन मेरा अपना एकमात्र मत है कि ये जो कुछ भी प्लान हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि तमाम कोशिशें हुई हैं एग्जीक्यूशन को इजी बनाने के लिए, तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें अकेले मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाएंगे। उनको एक जिस टीम की जरूरत है, अभी भी हमारे यहाँ नौकरशाही का जो जाल है वो इतना जबरदस्त है कि वो किसी भी आदमी को परेशान करने के लिए पर्याप्त है। तो ये देखने का इशू है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो उसको भी साथ, हालांकि बहुत सारी चीजें इंप्रूव की गई हैं उस सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन ये जरूरी है देखना। अदरवाइज इवेंट बहुत बढ़िया है, प्लान बहुत बढ़िया है, जो टारगेट है वो बहुत खूबसूरत है, देश के लिए और राज्य के लिए तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें एग्जीक्यूशन पर ज्यादा फोकस करना होगा, ज्यादा ध्यान देना होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, आपके पास लौटेंगे। आर के मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि देखिए लगातार ये कोशिश बीजेपी की तरफ से जारी है, योगी आदित्यनाथ भी मेहनत कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश को और ज्यादा उत्तम बनाया जा सके। इन्वेस्टर्स को लाने के लिए भी उन्होंने कड़ी मेहनत की है, हर किसी ने देखा है। ऐसे में आने वाले समय में क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी को भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, आम जनता का भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा आप पर? निश्चित तौर पर सुरभि जी, यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रदेश मजबूत होता है तो आज जो पार्टी जो सत्ता में है निश्चित तौर पर वो भी मजबूत होगी। लेकिन जहां तक बात है जो कि इन्वेस्टर समिट की, और हम लोगों ने पहले देखा है, पहले में भी हमने देखा है, दूसरे में भी देखा है हमने, और ये तीसरा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी 1406 परियोजना के लिए 80,224 करोड़ का जिस तरह से टारगेट है, और हम लोग देख रहे हैं कि पूरे उद्योगपति, सबसे पहले तो प्रदेश का जो माहौल होता है वो पहले उस लायक बनाया जाए जो कि वहां पर जो उद्योगपति आएंगे उनके लिए कंप्लीट ऐसा माहौल हो जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी हमारे पत्रकार जो कह रहे थे जो कि निश्चित तौर पर उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग देखते हैं जो कि कोई भी चीज, आप मान लीजिए घर का ही अगर माहौल देखते हैं, घर का माहौल ही अगर खराब हो तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि वहां पर किसी भी तरह के आप कार्य करेंगे, चाहे वो विकास का कार्य हो, फलीभूत नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये जो माहौल बनाया गया है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह की बातें हो, तो निश्चित तौर पर वो जो माहौल है, जो इन्वेस्टर जो आएंगे वो उसी चीज को देखने के लिए, और उनके जो उद्योग लगाने के बाद जो फलीभूत होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जी। हम लोगों ने जिस तरह से अब इसमें जिस तरह से ये परियोजनाओं का हो रहा है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे आप मेडिकल फैसिलिटी की बात ले लें, ये सारे चीज है। इसमें सबसे ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर है, इसमें कम से कम 800 साढ़े 800 एमएसएमई सेक्टर के प्रोजेक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश आज से मान लीजिए 5 या 7 साल पहले इस तरह से हम लोग देख रहे थे। हालांकि ये मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मतलब पिछले सरकार ने काम नहीं किया या नहीं किया, उन्होंने भी काम किया, लेकिन कहने के बाद जो चीज उनको वहां पर एक डिलीवर करना चाहिए था वो चीज वो नहीं कर पाए। और उस चीज को आप देख रहे हैं या हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट जो वर्तमान समय है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, हर एक विषय के ऊपर में, हर एक बिंदु के ऊपर में जिस तरह से प्रदेश सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता जो कि ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिन लगेगा। हाँ, एक चीज जरूर है जो कोई भी इन्वेस्ट हो, पहले माहौल बने और उसको एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग हर वक्त होती रहनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो निश्चित तौर पर जो जनता को इसका लाभ। चलिए ठीक, आप बने रहेगा। कपिश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं। कपिश जी, अभी आपने सभी की बातें सुन ली है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए आने वाले समय में एक चुनौती साबित हो सकता है कि अगर वाकई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा तादाद में होती है, युवाओं को रोजगार मिल जाता है, तो आपके लिए तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है।
हम तो कहते हैं कि ये जितना भी हो सके ये उत्तर प्रदेश का कल्याण करें। हम तो सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए बैठे हैं। भाई किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम ध्येय क्या होता है? अगर स्वार्थ सिद्धि नहीं है तो यही है कि हमारी जनता की सिद्धि होनी चाहिए, और अगर जनता की सिद्धि को सरकार कर रही है तो हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम किसी लाउड स्पीकर और बुलडोजर के मामले में हम आंदोलन नहीं करते, इसीलिए कि जो चीज समान रूप से सब पर अगर लागू हो रही है और लग रहा है कि न्यायप्रिय ढंग से चीजें चल रही हैं तो हम सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। तो इस चीज को उत्तर प्रदेश ने देखा है, और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ। नहीं, जैसे मान लीजिए पहले तो आप लोग ये मुद्दा उठाया करते थे कि युवा पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, निवेश नहीं हो रहा है, कि निवेश की बात कही जाती है, एमओयू साइन होते हैं लेकिन वो निवेश नजर नहीं आता। आपने इस मुद्दे को भी उठाया कि रोजगार कहाँ है, तो अब तो 5 लाख जॉब की मेगा सेरेमनी इसे माना जा रहा है। ऐसे में यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि जिन मुद्दों को आप कल तक उठाया करते थे, ये एक पहले कदम की शुरुआत है योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में? तो ऐसे में क्या आपके मुद्दे अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर आम जनता के लिए आपके पास और कौन से मुद्दे रहे? आपके वही प्रश्न है, लेकिन मुझे पूरा उत्तर दे लेने में, है ना जी। हमें भी धैर्य से सुनिए। मैं आपको तथ्यात्मक और आंकड़े के साथ बात करूंगा, और मिश्रा जी भी आदरणीय जानते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये तो तीसरी सेरेमनी इनकी हो रही, इससे पूर्व जो है 2 सेरेमनी कर चुके हैं। इन्वेस्टर समिट जो पिछली बार किए थे उसमें 4,02,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टर समिट करा, लेकिन हकीकत में 30,000 करोड़ रुपए भी नहीं ला पाए। ये सच्चाई है, और इसके पहले वाले में भी ऐसे हुआ। हमें आप बता दीजिए ना, आंकड़े के साथ सरकार को कम से कम बैठना चाहिए। ये मुझे बता दें कि इनके जो 6 वर्ष का शासनकाल रहा है इसमें कौन कौन सी कंपनीज जो है वो लग गई। अब मैं एक बात और भी कहता हूँ, इनकी पीठ ठोक देता हूँ कि इज ऑन डूइंग बिजनेस, लेकिन ये किसी उसका विकल्प नहीं कि आपने कितना रोजगार दे दिया, कितना आपने उद्योग लगा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े ये होते हैं कि हमने अगर केंद्रीय सरकार ने जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम देने की बात की, जिसमें आसानी से उद्योगपति आवे और उद्योग लगा लें, उनको सारी चीजें एक जगह पर प्राप्त हो जाएं, सारा जो है क्लियरेंस एक जगह से मिल जाए, तो उसके लिए इज ऑन डूइंग बिजनेस है। और जिसमें उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, क्योंकि 186 जो सुझाव थे उसमें से 182 सुझाव माना गया, बावजूद उसके 30,000 करोड़ रुपए के भी प्रोजेक्ट ये आज तक लेकर के 6 वर्षों में नहीं है। ये बहुत दुखद स्थिति। आप किसी सवाल का जवाब आर.के. मिश्रा जी से लेंगे। आर.के. मिश्रा जी सुन ले, सुरभि जी 1 मिनट सुन ले, मेरी पूरी बात हो जाने दे, क्योंकि अगर विपक्ष की बात नहीं आएगी। ठीक है, पूरी कीजिए बात। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि इन्होंने जो कहा वो सामने है आपके। मेदांता ग्रुप से लेकर के लावा मोबाइल से लेकर के सैमसंग तक हमारे समय की योजनाएं जो लगी है क्रियान्वित, इनके समय की क्या योजना ये बतावेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश 3 मिलियन ट्रिलियन और 5 मिलियन की इकोनॉमी हो जाए, सभी को शुभकामनाएं दे दी, लेकिन आप बताइए इनके बजट में ग्रोथ है क्या? राजस्व घाटा पहले से बढ़ रहा है, और आप देखिए जो बजट का अलाइनमेंट बढ़ा है वो महंगाई के अनुपात में समानुपातिक नहीं है। और उसके बावजूद अगर आपने पिछली बार 5,27,000 करोड़ का बजट दिया, उसके बाद दिसंबर में 18,000 करोड़ का अनुपूरक बजट दिया, कुल मिला के 5,54,000 करोड़ रुपए का आपने बजट दिया, लेकिन आपने अच्छा कपिल जी, आप एक चीज मानते हैं या नहीं मानते? अगर 22 करोड़ की जनता है, 22 करोड़ की आबादी है, तो मान लीजिए किसी भी चीज को अगर कोई परियोजना का जिक्र होता है या फिर कोई भी लाभ पहुंचाने की बात होती है तो उसे धरातल पर लागू करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर चाहिए होता है। सुरभि, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन 6 वर्ष का कम समय नहीं होता किसी उद्योग को स्थापित कर देने के लिए, वो भी जहां सिंगल विंडो सिस्टम में आप दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। तो मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि ये अच्छी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास का क्रियान्वयन ये सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनको उद्योगपतियों के साथ अनुभवहीनता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूं, कोरोना काल के अंदर 102 की जगह 142 अरबपति बढ़े, और 45 गुना जो है अदानी की संपत्ति बढ़ी, 4 गुना अंबानी की बढ़ी, लेकिन जीडीपी -23 से गई। कोई चलिए ठीक है, तो अब आपने आरोप लगाए या आपने ये सवाल पूछे, तो आपके सवालों को जवाब भी ले लेते हैं। चंद पूंजीपति जो है आर.के. मिश्रा जी देखिए जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब सुन लीजिए। जो है उन चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ रख दी गई है गिरवी, तो ये सच्चाई है कि नहीं है, इसको स्वीकार करें। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी सच्चाई को स्वीकारते हैं या फिर इसे झुटलाएंगे? आप देखिए, कपिल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने सारे जो विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं उन्होंने सारे अपने तरीके से रखा, उन्होंने निश्चित तौर पर। देखिए मैं कह रहा हूं स्टेट की जीडीपी पहले क्या थी, इनके ही समय की बात कर रहा हूं, स्टेट की जीडीपी थी 7वें पोजीशन पर,
आज दूसरे पोजीशन। ये कोई 10 साल पहले की स्थिति नहीं, ये मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले की स्थिति थी। और 5 साल के बाद की स्थिति अगर देखेंगे तो जीडीपी कहां से आती है, मैं कह रहा हूं जीडीपी कहां से, क्या मतलब कोई अपने घर से जीडीपी तो लेकर के आती नहीं। अब हम देखते हैं जो कि जिस तरह से इन्वेस्टर, हम ये 4,06,000 कह रहे थे, मैं कह रहा हूं 4,68,000 करोड़ मिश्रा जी आपकी बात एक मिनट के लिए मैं जी जी मुझे बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद किस तरीके से निकाला जाता है, और जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील करेंगे और आधार वर्ष का परिवर्तन कर देंगे तो ये आंकड़े का खेल देखने को मिलेगा। जो हमारे मित्र सनी जायसवाल जी बैठे या वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स को समझते होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपके एग्रीकल्चर ने आपके औद्योगिक उत्पादों को दबाया। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ रखता हूं, इसलिए आपके सामने तथ्यात्मक रूप से बात वर्णित कर रहा हूं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि 4.5 लाख करोड़ का जो आपने सबमिट किया था उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपने कहां लगाया और जहां पर जो है वो कार्य रूप में परिणित हो गया, सीधी जवाब दीजिए। अच्छा, मैं बिल्कुल घुमा के बात नहीं करूंगा। मैं, आपने कहा जो कि जीडीपी, मैं कह रहा हूं जो कि जीडीपी हो चाहे कुछ भी हो, आपने कहा 4,68,000 करोड़ में से इन्वेस्टमेंट मतलब कितना हुआ, आप कह रहे हैं 30,000 का आंकड़ा, लेकिन मेरे पास तो आंकड़ा काफी है। मैं कह रहा हूं चाहे सरकारी नौकरी, कहां किस चीज का स्थापित किया आपने, बता दें केवल नहीं, आप कितने हजार का कौन सी कंपनी स्थापित की है। मैं कह रहा हूं पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक की अगर हम बात करेंगे कपिल जी, तो वहां पर हमारे साथ बने हुए थे और वो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मैं अर्थशास्त्री का ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है जब इन निवेशों की बात होती है अश्विनी जी, तब सबसे पहले हम रोजगार को लेकर भी जिक्र करते हैं। ऐसे में हमेशा से रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी आबादी है और एक सरकार को इसे मैनेज करने के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना भी करना पड़ जाता है। युवाओं का पलायन हमने हमेशा से उत्तर प्रदेश से देखा है रोजगार के लिए ही। ऐसे में रोजगार के कितने अवसर आने वाले समय में तैयार होंगे? क्या पलायन युवाओं का रुकेगा उत्तर प्रदेश में वो रोजगार की स्थिति उत्पन्न जब होगी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बार थोड़ा इन्वेस्टर समिट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्वेस्टर समिट होता क्यों है। इन्वेस्टर समिट बेसिकली एक इनविटेशन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तमाम बड़े उद्योगपतियों को कि आप आइए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए और अपना सेटअप यहाँ पे लगाइए। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, हमारे मित्र जो बात कर रहे थे एग्जीक्यूशन का, कि कितना एग्जीक्यूशन हुआ उसमें। एमओयूज तो हमारी काफी अमाउंट की हुई, एग्जीक्यूशन उस लेवल पे नहीं हो पाया। इसमें गवर्नमेंट को थोड़ी सी हम वो भी दे सकते हैं कि बीच में कोरोना का पीरियड था जिसमें नहीं हो पाया। जब हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, हमसे एमओयू करके जाते हैं, तो उसके बाद उनकी पूरी टीम होती है जो ड्यू डिलिजेंस करती है, पता लगाती है कि यहाँ पे हम सेटअप करेंगे तो हमारा वो प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, क्या कॉस्ट आएगी, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी, कैसे परमिशंस लेने पड़ेंगे। रेड टेपिज्म ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ हद तक तो आई है, लेकिन पूरे हद तक नहीं आई है। अभी भी एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए काफी परमिशंस लेने पड़ते हैं और काफी जगह दौड़ना पड़ता है, जो कि एक अपने आप में पेन है। लेकिन फिर भी इसमें करंट गवर्नमेंट ने पिछले बार जो सरकार चलाई उसमें उन्होंने काफी सहूलियतें दी और काफी चीजों को हटाया और काफी चीजों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लगाने की कोशिश की। अब जहां तक हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक ही तरीका है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ये सारी चीजें लगाती है जिसकी वजह से लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तरीका है जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगे और जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तमाम तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेबर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक तमाम तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके डिस्ट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जिसमें बिजनेसेस सेटअप होंगी, जैसे कि आप होलसेल रिटेल वो सारी चीजें। तो इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का और कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आता। अब यूपी के डेमोग्राफिक और यूपी के पॉपुलेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, जैसे सिंस यूपी में यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि सर्विस सेक्टर, सर्विस इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनका सेटअप यहाँ पे होता है तो यूपी एक्सेल कर सकती है। तो इन्वेस्टर समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए। एग्जीक्यूशन के लिए ऊपर नीचे हो जाता है, बीच में कोविड का भी 2 साल का पीरियड था, उसमें कुछ हद तक हो सकता है गवर्नमेंट फेल हो गई हो एग्जीक्यूट करने में, इन्वेस्टर्स फेल हो गए हो एग्जीक्यूट करने के, क्योंकि कैपिटल का शॉर्टेज हर जगह था। तो वो तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं गवर्नमेंट को यहाँ पे। चलिए ठीक है,
साथ ही में दिनेश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब हमने एमएसएमई सेक्टर्स की बात की, फिर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको ये लाभ पहुंचाया जा सकता है सेरेमनी के माध्यम से, क्योंकि करोड़ों का निवेश बताया जा रहा है। निवेश को लेकर के अभी तक 3 राउंड की सेरेमनीज आयोजित की जा चुकी है, तीसरा राउंड है। ऐसे में इस तीसरी सेरेमनी के बाद से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी तौर पर, क्योंकि आने वाले समय में भी देखिए 2024 में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी समीकरण जो होगा उसमें भी बदलाव इस इन्वेस्टमेंट के बाद से महसूस किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल महसूस होगा, क्योंकि 24 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश पर उसका असर आना है। और इसका उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी तरक्की की रोशनी या महक पूरे देश में जाती है। बिल्कुल। अगर ये चीजें जमीन पर उतरती हैं तो इसका लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा। राज्य को सबसे पहले मिलेगा, राज्य के लोगों को सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, किसी पार्टी को मिलेगा। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ वही है, जिससे किसी की असहमति नहीं है, कि इम्प्लीमेंटेशन, ये सेरेमनी होती रहनी चाहिए। और ये हम कह रहे हैं कि बार बार हो, हर साल हो। साल में 5 साल की सरकार है, 5 बार हो। अगर थोड़ा थोड़ा भी हो, 1000 करोड़ का वायदा होता है, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए, तो साल में 5 साल में कम से कम 2500 करोड़ तो आ जाएगा। इसमें बुराई नहीं है। बुराई सिर्फ हमें देखना ये है, असल में योगी जी और मोदी जी, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी के मन में कोई शक सुबह सवाल नहीं है। इनकी मेहनत पर किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। अगर किसी के मन में सवाल है तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर हम सामान्य तरीके से सोचते हैं, एक इंसान के रूप में, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, तो हमें नहीं लगता कि उनकी मेहनत में कोई भी शक करेगा, किसी की उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दोनों के दोनों लोग। और ये गर्व की बात है कि ऐसे लोग हमारी लीडरशिप रोल में बैठे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन टीम में, चूंकि हमें बहुत सारे काम खुद हम नहीं कर सकते, एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर अकेले सारा काम नहीं करता, उसके साथ एक मशीनरी काम करती है। उस मशीनरी में जो छोटी छोटी चीजें हैं, जहां चीजें थोड़ी सी आसान की जा सकती हैं, उन्हें अभी और आसान किए जाने की जरूरत है, जिससे इन्वेस्टमेंट की रफ्तार बढ़ जाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की रफ्तार तभी बढ़ेगी, एक आदमी दिल्ली से उड़ के, मुंबई से उड़ के लखनऊ आता है और उसको कार्ड लगा के किसी आईएएस ऑफिसर के चैम्बर के सामने 2.5 घंटे वेट करना पड़ता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जी। और ये विनम्रता पूर्वक हमें स्वीकार करना होगा कि सरकार किसी की हो, सरकार अखिलेश जी की रही हो, सरकार योगी जी की, अभी एक सरकार गई है, दूसरी सरकार आई है, ये हमारी जो नौकरशाही है ये अभी अपने रास्ते पर नहीं खड़ी है। तमाम सख्ती के बावजूद, तमाम सजा देने के बावजूद, एक केस दिल्ली में आता है जिसमें एक खबर छपती है, मैं निश्चित तौर पर भारत सरकार की सराहना करना चाहूंगी। एक खबर छपती है जिसमें एक स्टेडियम को खाली कराने का निर्देश एक आईएएस अफसर देता है और दोनों पति पत्नी को नियम कानून से हटके, नियम है भारत सरकार के नियम में, उत्तर प्रदेश सरकार के नियम में है कि भाई आप पति पत्नी को एक साथ रखने की सुविधा दे सकते हैं जितना संभव होगा। लेकिन एक का तबादला अरुणाचल होता है, दूसरे का लद्दाख होता है। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इसी के साथ जो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करते हैं, उद्योगपति छोटा हो, उद्योगपति बड़ा हो, कहीं से भी पैसा लेके आता है, वो पैसा लगाना चाहता है, तो हमें उसकी मदद करनी होगी। तब वो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुकेश अंबानी और अडानी साहब आ गए और उनको मोदी जी ने और योगी, मुकेश अंबानी या अडानी, आज मुकेश अंबानी अडानी नहीं बने हैं कि मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में बने हैं। वो मुकेश अंबानी पहले से मुकेश अंबानी है जी। तब भी वो बड़े आदमी थे, आज भी वो बड़े आदमी है। ठीक है, उनका बिजनेस बड़ा है, उनका बेस भी तो बड़ा है। मेरा कंसर्न खाली ये है कि मेरा सारा फोकस इस बात पर है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अप्रिसिएबल है, इसका अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन हमें हमारी जो लीडरशिप है उसको इतना ही करना होगा कि नौकरशाही पर तीखा अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर कोई फाइल 1 महीने 15 दिन एक एजेंडा बनता है, टाइमलाइन बनती है, उस टाइमलाइन पे इसकी, आज हम डिजिटल युग में खड़े हैं, हर चीज पॉसिबल है। एक फाइल जो आज हमारे पास आती है, अगर मैं उसको या तो मैं ओके करूं या मैं उसे रोक लूं तो हमें रीजन बताना पड़े, लेकिन हमें तय कर दिया जाए भाई 3 दिन से आगे आप नहीं रोकोगे। अगर हमने 3 दिन में वो फाइल नहीं आगे बढ़ाई या नहीं रिजेक्ट की, या तो अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, तो हमें सजा मिलनी चाहिए। अभी वहां प्रॉब्लम है। अभी नौकरशाही उसको अपनी सुविधा से, चूंकि स्पेशल सेक्रेटरी भी आईएएस है, सेक्रेटरी भी आईएएस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आईएएस है,
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी आईएएस है, चीफ सेक्रेटरी भी आईएएस हैं, तो वो अपनी सुविधा से जो परिभाषा लिखते हैं ना, उसको केवल आसान करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन हमें नौकरशाही को और स्मूथ करना होगा। और नौकरशाही में हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई बंधु बहन हैं सब, लेकिन वो जैसे ही ट्रेनिंग लेके आते हैं, पता नहीं उनको कौन सा पर लग जाता है कि वो फिर जमीन छोड़ देते हैं और अपने को दूसरी दुनिया का आदमी मान लेते हैं। हमारे ही बीच के लोग हैं। अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, बड़ी बड़ी सराहना हमने करी है सबकी, बड़े देश की सेवा करेंगे। जैसे ट्रेनिंग करके निकलेंगे, ये एक नहीं पहचानते हैं अपने को, कॉमन मैन को पहचानना ही बंद कर देते हैं। उद्योगपति ने क्या है, जब तक आधे घंटे लाइन नहीं लगाएगा कार्ड लगा के, तब तक ये उसे मिलने को तैयार नहीं, चाहे अंदर बैठ के चाय पी रहे हो। हमें इसको सामान्य करना होगा। क्यों नहीं आईएएस ऑफिसर का दरवाजा खुला रहता है? कोई आता है, उसको आने दीजिए ना। सचिवालय में आया है, लोक भवन में आया है, तो उसको हक है उसको आने का, टैक्स पे करता है, नौकरियां देता है, इंडस्ट्रीज लगाता है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। चलिए ठीक दिनेश जी, वाकई ये बहुत गौर करने वाली बात हो जाती है कि चाहे छोटा उद्योगपति हो या बड़ा उद्योगपति हो, उनमें कहीं ना कहीं एक वो समानता होनी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है, ताकि इस क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। कपिल श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी। अभी आपने भी सुन लिया कि किस तरीके से देखिए अर्थव्यवस्था को तो डेवलप करने की कोशिश की ही जा रही है। आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, ऐसे में चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो एक तरीके से आम जनता का भरोसा, अगर उन्हें इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार की उपलब्धि हो जाती है या फिर एक बदलाव देखने को मिलता है उत्तम प्रदेश के तौर पर, उत्तर प्रदेश को अगर युवा भी देख रही है, तो फिर ऐसे में तो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी चुनौती तो जरूर होगी, क्योंकि आपके पास ना वो मुद्दे रहेंगे, ना ही धरातल पर काम करने के लिए आपके पास कुछ बचेगा। क्या एक यही मुद्दा आपके पास रह रहा है कि अगर बात 4 लाख करोड़ के करीबन निवेश की गई थी, तो उसे धरातल पर लागू क्यों नहीं किया गया, या और कोई मुद्दे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी आपको हम बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो सबमिट हो रही है, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रही। जनता ने भी उत्तर प्रदेश के देखा है कि आपने प्रयास किया और उसके बाद आप अपने प्रयास को भूल गए, क्योंकि उसको आप जमीन पे नहीं उतार सके तो आप भूल गए। आपको याद होना चाहिए कि अभी बेरोजगारों ने मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ पूरा बिगुल ठोक रखा था। क्या उनको नौकरी मिल गई? इन्होंने अभी पिछले अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरियां सरकारी प्रतिवर्ष और 70 लाख जो है वो रोजगार ये देंगे। ये दोनों ही देने में विफल रहे। पूरे 5 साल में ये कहते हैं कि हमने 5 लाख दिया, उसका भी जब हम लोग श्वेत पत्र कहते हैं जारी कीजिए विधानसभा के अंदर, तो देने के लिए तैयार नहीं। तो ये चीजें हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया कह देने से आप किसी के मुंह में डिजिटल से आप अनाज नहीं डाल दें, तो ठीक उसी तरीके से ये बेरोजगारी भी है। चलिए ठीक है, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी सरकार होती तो फिर आप इन कमियों को कैसे दूर करते? क्योंकि रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं तो आपके पास क्या कोई पहले से प्लान तैयार है? देखिए, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार होती, अगर हम प्रधानमंत्री होते, ये तो एक हम लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है, ये वही योगी जी हैं जिन्होंने कहा था कि भाई अगर चीनी जो है गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो उसकी जगह करेला उगाओ। गन्ने से तो जो है वो शुगर होता है और शुगर से शुगर की बीमारी होती है। और अगर बंदर भगाना है तो नहीं, सुन ले, एक मिनट सुन ले तिवारी जी, हम सुसंगत चीजें कहते हैं।